जब से सीमा की देवरानी शादी करके उस घर में आई थी, तब से वह अपनी सास को लालच देकर बहला फुसलाकर अपने तरफ कर रखा था। वह कुछ ऐसा करती है कि सास अपनी छोटी बहू का ही गुणगान किया करती थी। वह अपनी बड़ी बहू को कुछ समझती ही नहीं थी। पूनम जॉब करती थी, जिस कारण वह आए दिन शारदा जी के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लाती रहती थी। इसी से शारदा जी अपनी छोटी बहू से खुश हो जाया करती थी कि उनकी छोटी बहू कितनी अच्छी है, वह उनका कितना ख्याल रखती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीमा अपने घर की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहती थी, क्योंकि पूनम नौकरी के अलावा घर का कोई काम नहीं करती थी। इसी बात को लेकर सीमा अपनी देवरानी से गुस्सा रहती थी, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती थी। कई दिनों के बाद आज पूनम के मम्मी का फ़ोन आया था और फ़ोन से बात करते हुए कह रही थी, अरे माँ, क्या ही बताऊँ आपको, आज ऑफिस में कितना काम था कि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और मेरा घर शहर के ऐसे कोने में है जहाँ कोई पार्लर या मसाज करने वाली भी नहीं मिलती है। कितनी बार आपके दामाद से कहा है कि चलो अब अलग चलकर रहते हैं, पर नहीं, वह बचत करने के चक्कर में मेरा खून जला रहे हैं। कहते हैं परिवार बढ़ाने से पहले कुछ पैसे इकट्ठा कर लो, फिर कोई बहाना करके अलग घर ले लूँगा। सोचो माँ, हम दोनों कमाने वाले हैं, फिर भी हमें ही दूसरों का मुंह देखना पड़ता है। और एक मेरी जेठानी है जो एक पैसा नहीं कमाती है, बस घर के कुछ काम करके अपने दोनों बच्चों को लेकर कितने ठाठ से इस घर में रहती है। पूनम अपनी माँ रामकली जी से कहती है। रामकली जी बोली, तो बिल्कुल अपने पापा पर गई है। अरे दूसरों से कैसे काम निकालना चाहिए, यह क्या मैंने तुम्हें नहीं सिखाया? वहाँ जाकर क्या सब भूल गई? अपनी बूढ़ी सास के सामने अपनी तकलीफ बताओ, देखना हाथ पैर तो वही बुढ़िया दबा देगी, और वह न दबाए तो अपनी जेठानी से बोलो कि तुम उसकी छोटी बहन जैसी हो, इतना तो वह तुम्हारे लिए कर ही सकती है। और जहाँ तक रही घर बदलने की, तो दामाद जी के सामने अपनी तकलीफ़ों को गिनवा ही लेगी। अचानक से पूनम की नज़र उसकी ओर आती हुई अपनी सास शारदा जी पर पड़ी। पूनम फ़ोन पर कहने लगी, माँ, मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है, पर मैं उनसे कैसे करा सकती हूँ? क्या बताऊँ, हाथ पैरों में इतना दर्द हो रहा है कि चला भी नहीं जाता। अब तो लगता है बुखार भी आ रहा है। मैं आखिर इतनी मेहनत किसके लिए कर रही हूँ? अपने ससुराल वालों के लिए ही तो सब करती हूँ, पर अब मुझे समझ में आ गया है कि यह मेरा ससुराल है, मायका नहीं। यहाँ मेरी तकलीफ़ कौन समझेगा? माँ, आप तो यहाँ होती नहीं जो मेरे हाथ पांव दबा दोगी। पूनम की बातें सुनकर उसकी माँ रामकली जी बोली, यह तो क्या बोले जा रही है? अच्छा, अब समझ में आया, जरूर वहाँ आसपास तुम्हारी जेठानी या सास होगी तभी। हाँ हाँ, बस ऐसे ही नाटक करती रहो, देखना वह दोनों तुम्हारे कदमों में झुकी रहेंगी और तू वहाँ अपना राज चलाओगी। लगी रहो बेटा। यह हुई ना बात मेरी बेटी वाली। रामकली जी ने इतना कहकर फ़ोन रख दिया, लेकिन पूनम का नाटक चलता रहा। शारदा जी पूनम के पास आई और बोली, अरे छोटी बहू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो हमें बताती, माँ को खबर देने की क्या ज़रूरत थी? हम क्या मर गए हैं? और बड़ी बहू कहाँ है? मैं अभी कहती हूँ, वह तुम्हारे लिए गर्मा गर्म
चाय बनाएगी। सीमा बहू, ओ सीमा बहू। फिर क्या था, पूनम शारदा जी का सहारा लेकर अपने कमरे में गई। वहाँ शारदा जी बहू के पैर दबाने लगी और पूनम आंखें बंद करके मंद मंद मुस्कुरा रही थी। शारदा जी बोली, अब कैसा लग रहा है बहू? पूनम बोली, मम्मी जी आपके हाथों में तो जादू है, आप कितनी अच्छी हैं। मैं ज़रूर पिछले जन्मों में कोई पुण्य किया होगा, तभी आप मुझे सास के रूप में मिली हैं। देखिएगा इस महीने जब मेरी तनख्वाह आएगी तो मैं आपके लिए एक सुंदर सी सिल्क की साड़ी लेकर आऊँगी। फिर क्या था, शारदा जी खुशी के मारे बहू के पैर दबाने लगी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। पूनम अब समझ चुकी थी कि शारदा जी को अपनी मुट्ठी में कैसे करना है। वह छोटी मोटी चीज़ उन्हें देकर खुश कर देती और अपने सब काम उनसे करवा लेती। एक रोज़ पूनम की जेठानी सीमा के दोनों बच्चे पूनम के कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। पूनम उस दिन दफ्तर से जल्दी घर आ गई। बच्चों को अपने कमरे में देखते ही वह चिल्लाने लगी, तुम लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? क्या अब घर का यह कोना भी मेरे लिए नहीं बचा है? जाओ अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। सीमा की बेटी काव्या बोली, चाची बुआ दादी आई हैं, वह हमारे कमरे में आराम कर रही हैं। पूनम बोली, क्यों, दादी के कमरे में क्यों नहीं? तो सीमा का बेटा बोला, चाची वहाँ दादाजी सो रहे हैं, तभी तो वह लोग मम्मी के कमरे में हैं। अब आप ही बताओ हम लोग कहाँ पढ़ें? हॉल का पंखा खराब हो गया है, हमें बहुत गर्मी लग रही है, तभी तो हम आपके कमरे में आ गए। पूनम बोली, लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं है कि बड़ों से कितनी बातें की जाती हैं, बस पटर पटर बोलते रहते हो। चलो अब कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ाई करने की, मुझे अभी आराम करना है, जाओ यहाँ से। इतना कहकर पूनम ने दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे से बाहर कर दिया। बच्चे उदास होकर माँ के पास गए। काव्या ने अपनी माँ को सारी बात बताई। सीमा ने बच्चों के आंसू पोंछे और बोली, बेटा रसोई की ज़मीन बहुत ठंडी होती है, चलो मैं वहाँ खाना बनाऊंगी और तुम लोग नीचे बैठकर पढ़ लेना। बच्चों को तो सीमा ने समझा दिया, पर उसे अंदर से बहुत बुरा लगा। रात में सीमा के पति लखन जब घर आए तो सीमा ने उन्हें सारी घटना बताई। लखन बोले, तुम तो जानती हो पूनम का स्वभाव कैसा है, और वह कमाती है तो माँ उसके खिलाफ कुछ सुनेंगी नहीं, और मैं बड़ा हूँ तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, तुम्हें ही संयम रखना होगा, जैसा कि आज तक तुम रखती आई हो। सीमा बोली, मैंने कभी घर के काम करने से इनकार नहीं किया, पर पूनम भी तो इस घर की बहू है, कभी तो वह भी घर के छोटे मोटे काम कर ले, आखिर उसकी भी कोई जिम्मेदारी है, और कुछ नहीं तो समय मिलने पर बच्चों को ही पढ़ा दे, पर वह कुछ नहीं करती, और ना ही देवर जी, आप क्या घर का कोई भी सदस्य उन दोनों को कुछ नहीं कहता, आखिर यह सब कब तक चलता रहेगा। इतना कहते हुए सीमा की आंखें भर आईं। लखन बोला, तू मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, दूसरों की पत्नी को नहीं देखना। एक दिन जब माँ की आँखों से झूठ की पट्टी हटेगी, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम इंतज़ार करो। मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। इतना कहकर लखन करवट बदल कर सो गया, और सीमा भी यही सब सोचते सोचते कब सो गई पता भी नहीं चला। अगले दिन पूनम के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। पूरे बिस्तर पर पेन और कलर्स के निशान हैं। यह भी कोई तरीका होता है? घर का एक कोना भी मैं अपने ढंग से साफ सुथरा नहीं रख सकती। यह घर है या चिड़ियाघर, समझ में नहीं आता। ऑफिस से थक कर लौटो तो आराम करने की जगह नहीं मिलती।
रोज रोज खाने में वही दाल रोटी सब्जी। देखो मेरे चेहरे को देखो, मेरे चेहरे की रौनक ही खत्म हो गई है। पूनम का पति बोला, अरे बस भी करो, बच्चे थे, अगर बेडशीट में थोड़ा लग भी गया तो क्या हो गया, बदल लो बेडशीट। पर पूनम कहाँ मानने वाली थी। तभी शारदा जी वहाँ आई और बोली, क्या बात है बहू, क्यों इतना चिल्ला रही हो। शारदा जी को देखते ही पूनम रोने लगी और उनके गले लगकर बोली, मम्मी जी एक आप ही हैं इस घर में जो मुझे समझती हैं। देखिए बच्चों ने मेरी बेड शीट की क्या हालत करके रख दी है। कल मुझे 1 मिनट भी आराम नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं रात में भी सो नहीं पाई। मम्मी जी अब अगर मैं आराम नहीं करूँगी तो सोचिए मैं काम पर कैसे जाऊँगी, फिर घर के भविष्य के लिए भी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। शारदा जी रवि से बोली, रवि तुम्हें बहू का ख्याल रखना चाहिए, कुछ तो इसका उपाय निकालो। पूनम ने झट से रवि को इशारा किया और रवि बोला, माँ इसका एक ही उपाय है, अगर इस घर को छोड़कर, मेरा मतलब है थोड़ी ही दूर पर अगर दूसरा घर लेकर रहने लगे तो क्या कोई दिक्कत है। शारदा जी बोली, भगवान क्या तुम लोग घर का बंटवारा करना चाहते हो। रवि कुछ कहता है उससे पहले ही पूनम बोली, नहीं मम्मी जी, मैं आपको छोड़ने की तो सपने में भी नहीं सोच सकती, बस रहने की जगह थोड़ी बदलना चाहती हूँ। अब आप यह देखिए, अगर इतने से घर में मैं नहीं रह पा रही हूँ तो आपका आने वाला पोता पोती कैसे रह पाएगा। और फिर ईशु और काव्या को भी पढ़ने के लिए हमारा कमरा मिल जाएगा। आप क्या चाहते हैं, आपका पोता भी तंगी में जिए। और मम्मी जी भले ही मैं रात में उस घर में सोने जाऊंगी, पर हर दूसरे दिन खाना आपके साथ ही खाऊंगी, मान जाइए मम्मी जी। अगले दिन शारदा जी ने अपने बड़े बेटे लखन को जाकर यह सारी बात बताई तो लखन बोला, माँ मैं कुछ कहना नहीं चाहता, पर एक बात बताइए, वैसे भी रवि और पूनम घर खर्च में 1 रुपए नहीं देते हैं, फिर वह यहाँ रहें या कहीं रहें क्या फ़र्क पड़ता है। आप घर की बड़ी हैं, आप जो फैसला लेंगी मैं हमेशा की तरह मान लूँगा। इतना कहकर लखन वहाँ से चला गया। पूनम की चाल कामयाब रही और उसने घर से थोड़ी दूर पर किराए का अपना मकान ले लिया और वहाँ अपने तरीके से रहने लगी और हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ आ जाती और जाते वक्त खाना भी पैक करवा कर ले जाती थी। समय ऐसे ही बीतने लगा। एक रोज़ पूनम अपने घर की चाबी शारदा जी को देते हुए बोली, मम्मी जी मैं 2 दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, तो बताइए आपके लिए क्या क्या लेकर आऊँ। और हाँ, यह मेरे घर की चाबी हैं, अब नौकरों के भरोसे तो घर छोड़ नहीं सकते, तो क्यों ना मेरे आने से पहले आप घर की थोड़ा साफ सफाई कर दीजिएगा और भाभी से खाना बनवाकर रसोई में रख दीजिएगा। पूनम ने शारदा जी का जवाब सुनने का इंतजार भी नहीं किया और अपना बैग उठाकर वहाँ से निकल गई। 2 दिनों बाद जब पूनम वापस आई तो उसने रसोई के डस्टबिन में कांच की कटोरी टूटी हुई देखा। वह शारदा जी पर चिल्लाने लगी, मम्मी जी यह आपने क्या कर दिया। मेरी मम्मी ने शादी में मुझे यह कटोरी का सेट दिया था, तोड़ दिया ना कटोरी का पूरा सेट, खराब कर दिया आपने। सीमा भाभी आपको इतना बना बना कर खिलाती है, शरीर आपका तो हट्टा कट्टा हो रहा है, पर अकल है कि घुटनों में जा रही है। शारदा जी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी और बोली, बहू तुम्हारी काम वाली बाई नहीं आई थी तो मुझे ही साफ सफाई करनी पड़ी और गलती से एक कटोरी टूट गई। पूनम बोली, गलती मेरी है तो आपके भरोसे मैं अपना घर छोड़कर गई और वहाँ से आपके लिए साड़ी लेकर आई। अच्छा है, अब वह साड़ी मैं अपनी कामवाली को दे दूँगी
कम से कम वह अच्छे से काम तो करेगी। शारदा जी बोली, बहू नाराज मत हो, मैं लखन से कहकर बिल्कुल ऐसा ही कटोरी का सेट तुम्हारे लिए मंगवा दूंगी। तुम तो मेरी सबसे प्यारी बहू हो, और देखो मैं भी तो तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, फिर नाराज क्यों होती हो। रवि धीरे से पूनम के कानों में बोला, पूनम तुम भूल रही हो, तुम अपनी सास से बात कर रही हो। अगर यह नाराज हो गई तो उस घर से हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। पूनम को एहसास हुआ कि कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया, और अगर शारदा जी नाराज हो गई तो उस घर से जो खाना पीना आता है वह भी चला जाएगा। शारदा जी इतना सा मुंह लेकर अपने घर चली गईं। जैसे ही शारदा जी घर के अंदर आईं, सीमा बोली, मम्मी जी क्या बात है, आपका चेहरा उतरा हुआ है, कुछ हुआ है क्या। शारदा जी झट से बोली, नहीं बहू, कुछ भी नहीं। सुनो सीमा बहू, कल पूनम आ रही है तो उसका भी खाना बना लेना, और सुनो थोड़ा ज़्यादा ही बनाना। वह यहाँ से टिफ़िन भी पैक करके ले जाएगी। कहाँ घर जाकर फिर से खाना बनाएगी। वह रसोई में जाकर कहने लगी, हे भगवान, अच्छी कामचोर देवरानी मिली है मुझे। हर दूसरे दिन शाम में आ जाती है, टिफ़िन पैक करवा कर ले जाती है, और मैं यहाँ बैठी हूँ ना उसके पति के लिए खाना बनाने वाली। धीरे धीरे समय बीतता गया। सीमा अब पूनम को अच्छी तरह से समझ चुकी थी, क्योंकि पूनम एक कामचोर औरत थी। खाना बनाने में तो उसे रोना आता था, इसलिए 3-4 दिन छोड़कर शाम में घर पहुंच जाती थी, और फिर अपने परिवार का खाना बनवा कर यहीं से ले जाती थी। और तो और अपने बच्चों का जन्मदिन और खुद की सालगिरह भी वह इस घर में मनाती थी, ताकि उसे कुछ करना ना पड़े। और शारदा जी को यह दिखाई नहीं देता था। वह तो बस समझती थी कि उनकी बहू उनसे बहुत प्यार करती है, जो हर 4-5 दिनों में उनसे मिलने चली आती है। पूनम शारदा जी के लिए सड़क किनारे से ही कुछ ना कुछ खरीद कर उन्हें दे देती थी, उससे ही वह खुश हो जाती थी। शारदा जी अपनी छोटी बहू की बातें अपनी बड़ी बहू सीमा को सुना सुनाकर उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकती थी। एक दिन सीमा हार कर बोली, मम्मी जी, पूनम जो आपके लिए लेकर आती है वह यहाँ लोकल मार्केट में बहुत मिलता है। शारदा जी बोली, तुझे क्या पता यह तो कितने महंगे आते हैं, तूने अपने पिता के घर पर देखा है क्या कभी। परिवार को एक करके चलना तो तुझे आता ही नहीं। बहू, तू तो जलती है अपनी देवरानी से, खुद का घर संभालना आता नहीं और घर का बजट बिगाड़ने का रोना सुनाती रहती हो। तो तुम तो उपहार की बात रहने ही दो। सीमा से रहा नहीं गया। वह बोली, मम्मी जी, क्या आज तक अभी तक पूनम और देवर जी ने ही हमें अपने घर पर खाने के लिए बुलाया है। यहाँ तक कि जब वह अपने मायके जाती है तो पीछे से उसके पूरे परिवार का खाना मुझे ही बनाना होता है, और मेरा मायका तो यहीं पास में है। मैं सुबह जाती हूँ तो आप शाम में वापस आने को कहती हैं, इसलिए मुझे तो आज तक देवरानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर भी आपके मुंह से मेरे लिए तारीफ के 2 शब्द नहीं निकलते। उदास होकर सीमा रसोई में काम करने चली गई और शारदा जी वहाँ से चली गईं। तभी सीमा के पास उसकी सहेली हेमा का फ़ोन आया। सीमा की आवाज़ से उसने जब उसके दुखी होने का कारण पूछा तो सीमा ने सारी बात बताई। हेमा बोली, आखिर यह सब कब तक चलता रहेगा। सीमा, परिवार के लिए करना अच्छी बात है, लेकिन कोई तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठाए और तुम्हारी बूढ़ी सास को बेवकूफ़ बनाए तो क्या तुम उसे करने दोगी। तुम अपनी देवरानी को सबक सिखाओ,
ताकि उसे रिश्तों की अहमियत का पता चले। और यह कैसे करोगी वह मैं तुम पर छोड़ती हूँ। तुम खुद इतनी समझदार हो कि तुम कर लोगी, हिम्मत मत हारो। इतना कहकर हेमा ने फ़ोन रख दिया। सीमा खाना बनाने में लग गई, पर उसके दिमाग में वही बातें चल रही थी, क्योंकि अब वह ऐसे दोहरे रिश्ते से तंग आ चुकी थी। वह खुद से ही बातें करने लगी, कैसे अपनी देवरानी को सही रास्ते पर लाए, क्योंकि अब मैं टिफ़िन वाला एक नाटक भी ख़त्म करना चाहती हूँ और अपनी अम्मा जी की आंखों पर से अपनी देवरानी के तोहफे वाली पट्टी कैसे हटाएं। यही कहते कहते बस जैसे ही पलटी, वह अचानक पीछे रखे सिलेंडर से टकरा गई और गिर पड़ी। गिरते ही उसकी चीख निकल गई, हाय मैं मर गई। शारदा जी रसोई में आई। बहू क्या हुआ, क्या कर लिया? देखकर काम नहीं कर सकती? इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को, पर अभी भी जैसे तैसे चलती हो। सीमा बोली, कुछ नहीं मम्मी जी, मैं सिलेंडर से टकरा गई, न जाने किसने यहाँ रख दिया था। शारदा जी बोली, देखकर खुद नहीं चल सकती और सिलेंडर का दोष दे रही हो। अगर ज़्यादा चोट लग जाती तो फिर खाना कौन बनाता? शारदा जी इतना कहते ही सीमा के दिमाग में आइडिया आया। फिर वह जैसे तैसे खड़े होने का नाटक करने लगी और अचानक से फिर गिर गई और बोली, मम्मी जी मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है, लगता है पैर में मोच आ गई है। अब इतने लोगों का खाना कैसे बनेगा? शारदा जी बोली, बहू उठने की कोशिश करो, मैं तो छोटी बहू को कह कर आई हूँ कि खाना बन जाएगा। अब इतने लोगों का खाना तुम नहीं बनाओगी तो कौन बनाएगा? सीमा बोली, मम्मी जी आपको खाने की पड़ी है, खाना तो पूनम भी बना लेगी, पर मुझे जो चोट लगी है उसका क्या? मैं आपकी बहू नहीं हूँ या आपको मेरे दर्द की कोई परवाह नहीं है? शारदा जी बोली, ठीक है, तुम रुको, मैं तुम्हारी उठने में मदद करती हूँ। इतना कहते हुए शारदा जी ने जैसे तैसे सीमा को उसके कमरे तक पहुँचाया और फिर उसके हाथ में बाम देकर बोली, इसे लगा लो और गरम पट्टी बांध लेना ताकि कुछ आराम मिल जाए। अभी के खाने के लिए मैं पूनम से कहती हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से जा रही थी कि पूनम घर आ गई। शारदा जी बोली, अच्छा हुआ तुम आ गई। बहू देखो, सीमा बहू को बहुत चोट लग गई है, लगता है उसके पैर में मोच आ गई है, वह तो खड़ी भी नहीं हो पा रही है, इसलिए अब खाना तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। पूनम झट से बोली, मम्मी जी मैं खाना तो बना देती, पर आज तो मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना है। मैं वहीं बताने आई थी कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं बस आपको देखने चली आई थी। तो आज के खाने का प्रोग्राम रहने देते हैं, मैं चलती हूँ। सीमा जी का जवाब सुने बगैर ही पूनम वहाँ से चली गई और शारदा जी हैरान सी खड़ी खड़ी उसे देखते रह गई। अब खाना कौन बनाएगा? तो शारदा जी को ही खाना बनाना पड़ा। दूसरे दिन जब शारदा जी का छोटा बेटा रवि घर आया तो शारदा जी ने पूछा, अब तुम्हारी सास की तबीयत कैसी है? रवि बोला, मेरी सास को क्या हुआ, वह तो भली चंगी हैं। रवि का जवाब सुनकर शारदा जी हैरानी से बोली, अरे वह बहू अपनी माँ से मिलने गई थी? नहीं माँ, हम लोग डिनर के लिए बाहर गए थे, पूनम ने कही थी। तो रवि बोला, नहीं तो कल तो हम खाने पर गए थे। रवि का जवाब सुनकर शारदा जी को समझते देर न लगी कि पूनम ने जानबूझकर ऐसा झूठ बोला था ताकि उसे न बनाना पड़े। इधर सीमा ने 4-5 दिन नाटक यूं ही जारी रखा।
अब धीरे धीरे शारदा जी को पूनम की चालाकियाँ समझ में आने लगी थी, क्योंकि जब भी पूनम बीमार पड़ती थी तो सीमा उसके और उसके परिवार के लिए खाना बनाकर भिजवा देती थी। लेकिन यहाँ तो जब से सीमा बिस्तर पर गई है, एक दिन भी पूनम ने उसकी खबर नहीं ली और ना ही कुछ बनाकर भेजा। यहाँ तक कि उसे देखने तक नहीं आई। करीब एक हफ्ते बाद जब सीमा अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो पूनम घर पर आई। उस दिन सीमा रसोई में रबड़ी बना रही थी तो पूनम ने कहा, अरे वाह, आज तो भाभी खाना बना रही है और वह भी रबड़ी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलो आज तो मैं अपना टिफ़िन पैक करवा कर ले जाऊंगी। आखिर भाभी के खाने को इतने दिन मैंने बहुत मिस किया। पूनम की बात सुनकर जहाँ सीमा के चलते हुए हाथ रुक गए थे, वहीं शारदा जी बोली, माफ़ करना छोटी बहू, अब तुम्हारी जेठानी तुम्हारा टिफ़िन नहीं पैक करेगी। पूनम बोली, क्यों मम्मी जी, अब तो भाभी बिल्कुल ठीक हो गई है ना। शारदा जी बोली, तो तुम भूल रही हो, वह तुम्हारी जेठानी है, कोई टिफ़िन वाली नहीं। और कब तक अपनी बूढ़ी सास को बेवकूफ़ बनाओगी। मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। एक बात कहूँ छोटी बहू, इतनी भी कामचोरी अच्छी नहीं है और अब से अपना खाना खुद बनाना। अब यहाँ से किसी के लिए खाना पैक होकर नहीं जाएगा। और हाँ, तुम जो मुझे तोहफे लाकर देती हो ना, वह भी मुझे नहीं चाहिए। आज तक तुम दोनों पति पत्नी ने इस घर के लिए किया ही क्या है। उस दिन मुझसे एक कटोरी क्या टूट गई, तुमने मुझे इतना सुनाया था, याद है ना। सीमा हैरानी से अपनी सास को देखने लगी और बोली, मम्मी जी, आपने मुझे यह बात कभी बताई नहीं। शारदा जी बोली, क्या ही बताती, मेरी ही आंखों पर पट्टी बंधी थी। पर छोटी बहू, इतना तो मेरी भी समझ में आ गया है कि तुम किसी की नहीं हो सकती हो, तुम्हें बस खुद से ही मतलब है। शारदा जी के इतना कहते ही पूनम का मुंह बंद हो गया। उसके आगे ही पूनम कुछ बोल ना पाई और चुपचाप वहाँ से चली गई। सीमा अपनी सास को देखने लगी और बोली, मम्मी जी, आज आपको क्या हो गया। शारदा जी बोली, तुम चुप करो बहू, सब कुछ बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था, फिर भी तुम कुछ कहती ही नहीं थी। अरे अपने लिए नहीं बोलोगी तो मैं कब तक तुम्हारे लिए बोलने के लिए जिंदा रहूंगी। सीमा ने आगे बढ़कर शारदा जी को गले से लगा लिया और उन्हें सारी सच्चाई बता दी। शारदा जी बोली, सही किया बहू, तुमने मेरी आंखों पर लगी धोखे की पट्टी उतार दी। अब मुझे भी समझ में आ गया कि अगर कोई बहू अपनी सास की ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ करे तो इसका मतलब है उसके पीछे उसका अपना स्वार्थ छिपा है। अब पूनम अपनी सास के घर में नहीं आती थी क्योंकि उसे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी और अपने किए पर पछतावा हो रहा था। और शारदा जी ने अपनी छोटी बहू से कोई मतलब नहीं रखती थी। अब शारदा जी जहाँ देखो वहाँ अपनी बड़ी बहू की ही तारीफ किया करती थी। यह सुनकर सीमा को भी अपनी सास पर बहुत गर्व होता था और सीमा अपनी सास से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होती थी। आज जिंदगी पटरी पर चलने लगी थी। पूनम और उसका पति रवि उस दूसरे मकान में रह रहे थे और इस मकान में सीमा, उसके पति, बच्चे और सास मिलजुल कर रहते थे। तो दोस्तों,
सीमा ने अपनी सास के सामने सच्चाई लाने के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप तक पहले ही पहुंचती रहें।